हेलो स्टूडेंट, मैं रूप सर। आज हम लोग क्लास 9th के कॉन्स्टिट्यूशंस डिजाइन यानी संविधान निर्माण चैप्टर की एक्सरसाइज को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, हर एक में कोई गलती पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करें। यानी कि हेयर और सम फॉल्स सेटलमेंट, आइडेंटिफाई द मिस्टेक in each case and rewriting these correctly based on what you have read in this chapter। तो हर एक पॉइंट पे कुछ रॉन्ग है, उसको सही करना है। देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या had an open mind about whether the country should be democratic or not after independence। ये हमारा इसका एक मतलब कथन है, या कह दें कि एक प्रकार से ये हमारा सेंटेंस है, स्टेटमेंट्स है, इसको राइट करना है। गलत क्या है, हो या नहीं, यही रॉन्ग है यहाँ पर। तो देखें, हमने राइट करके जो दिखाया है वो ये हो गया कि स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो। वहाँ पर था लोकतांत्रिक हो या नहीं, सिर्फ लोकतांत्रिक हो। इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा। ने लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड एन ओपन माइंड अबाउट वेदर द कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, सेकंड पे आते हैं। भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। हर एक बात पर सहमत नहीं हो सकते। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड द सेम व्यूज ऑन ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो यही गड़बड़ है, क्योंकि सभी लोग एक मत नहीं हो सकते हैं। तो इसका उत्तर देखें, यहाँ पर उत्तर आया, यहाँ पर इसका जो उत्तर आया वो ये है कि भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत नहीं थे। हमने इसको जोड़ दिया। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया डिड नॉट हेल्ड सेम व्यूज ऑन ऑल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। सी नंबर पे आते हैं। जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। ए कंट्री दैट हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी ए डेमोक्रेटिक। रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता। संविधान है तो नॉन डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक शासन वाले हों, यह जरूरी नहीं है। ओके, अगर इसको हम उल्टा कर देते कि जहाँ पर लोकतंत्र शासन है वह देश उस देश में संविधान जरूर होगा, तो वो सही होता। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कंट्रीज विच हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑल अंडर डेमोक्रेटिक रूल। डी नंबर में आते हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। भाई, संशोधन तो होते हैं, अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो यहाँ दिया, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडमेंट बिकॉज इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री। तो देखिए, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, किंतु आवश्यकता पड़ने पर इसमें बदलाव किया जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री बट आई कैन बी चेंज इफ रिक्वायर्ड। जरूरत पड़ने पर हम इसे चेंज कर सकते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? यानी विच ऑफ दिस वाज द मोस्ट साइलेंट अनडेयरलिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द मेकिंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो विकल्प है, इन विकल्प को देखना है। फर्स्ट नंबर दिया है कि दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, यानी बिटवीन द साउथ अफ्रीका एंड इट्स, ठीक है ना, नाइट बॉन्ड्स। अगला, स्त्री और पुरुष, बिटवीन मेन एंड वुमेन। सेकंड दिया है गोरे अल्पसंख्यक और श्वेत बहुसंख्यक, बिटवीन द वाइट
माइनॉरिटीज़ एंड द ब्लैक मेजॉरिटी। देखिए इसमें सी आंसर होगा, ठीक है ना। गोरे अल्पसंख्यक थे और वहाँ पर जो काले लोग थे वो उनकी संख्या अधिक थी, यानी जो मेजॉरिटियन थे वो ब्लैक थे। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है, ठीक है ना। विच ऑफ दिस इज ए प्रोविजंस दैट ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव। तो यहाँ देखते हैं तो बी। यहाँ देखिए शासन प्रमुख के अधिकार होते हैं। शासन प्रमुख का नाम नहीं होता क्योंकि हर 5 ईयर में इलेक्ट होकर नया प्रमुख आता है। विधायिका के लेजिस्लेचर के पावर होते हैं। कंट्री का नेम होता है। ओके, समझ आ गया, आंसर बी। फोर्थ है मैच करना है, दोनों को हमने दिखा दिया है, आंसर आपके सामने है। संविधान निर्माण में नेताओं और उनकी भूमिका को मेल बैठाना है, यानी मैच द फॉलोइंग लीडर्स विथ देयर रोल्स इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो देखिए मोतीलाल नेहरू है। मोतीलाल नेहरू जो थे 1928 का नेहरू रिपोर्ट लाए थे। B.R. अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सरोजनी नायडू ओनली सदस्य थी। इसी को यहाँ पर देखेंगे, इसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए मोतीलाल नेहरू प्रिपेयर्ड द, चौथे में लगा देंगे। अम्बेडकर चेयरमैन द ड्राफ्टिंग कमेटी। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और सरोजनी नायडू मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये आंसर आपका है। ये अगला क्वेश्चन है 5वां। जवाहरलाल नेहरू के नियत के साथ साक्षात करने वाले भाषण के आधार पर निम्न प्रश्न का जवाब देना है। उन्होंने एक भाषण दिया था, उस भाषण के अनुसार जो है कुछ जवाब देने हैं। जैसे पहला, नेहरू ने क्यों नॉट टू डल एंड रेस्ट। तो इसलिए देखिए आंसर इसका यहीं पर है। नेहरू ने इसलिए कहा था क्योंकि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है, क्योंकि नव भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके सामने अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याएं थी जिनसे अभी लड़ना था। यानी नेहरू सेड दैट द फ्यूचर ऑफ द इंडिया इज नॉट टू बी डल एंड टू रेस्ट बिकॉज द न्यू इंडिया वॉज इंडिपेंडेंस, इट हैड मेनी इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम टू फाइट। ओके, सेकंड पे आते हैं। नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े थे। तो हाउ आर द ड्रीम्स ऑफ न्यू इंडिया रिलेटेड टू द वर्ल्ड। तो इसको देखते हैं। नए भारत का सपना कि दुखी और परेशानियों में पड़े लाखों लोगों की सेवा एवं दरिद्रता, अज्ञानता और बीमारी तथा अवसर की असमानता का अंत करना था, ठीक है ना। द ड्रीम ऑफ ए न्यू इंडियन इज टू एंड द सर्विस एंड पॉवर्टी, ठीक है ना, इग्नोरेंस एंड डिसीज एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलियन ऑफ पीपल इन ग्रिफ एंड ट्रबल। ओके, थर्ड सी देखते हैं। संविधान निर्माताओं ने वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे। वे मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्हाट प्लेसेस डिड ही वांट टू मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस टू टेक। तो देखते हैं, पंडित नेहरू शपथ चाहते थे कि भारत की सेवा का अर्थ उन करोड़ों की सेवा जिन्होंने कष्ट उठाए। जब हम उसमें कहते थे भारत की सेवा का अर्थ क्या है, तो उन करोड़ों की सेवा, उनका मतलब था कि उन करोड़ों की सेवा जो टू द करोड़, ठीक है ना, करोड़ वही है, करोड़ विथ हु सफर्ड। लास्ट है, हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आँख के आंसू पहुँचने की है। वे इसका किसका जिक्र कर रहे थे। द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैव बीन टू वाइपिंग यूरी टीयर फ्रॉम यूरी आइज। हु वॉज ही रिफर टू। आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू किसको, महात्मा गांधी को रिफर कर रहे थे। आंसर होगा महात्मा गांधी, ठीक है ना। इस तरह 5वां पूरा हुआ। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारे संविधान को दिशा देने वाले कुछ मूल्य हैं, उनको भी आपस में मिलाना है, यानी कुल मिलाकर यह भी मैच द कॉलम है। तो आगे चलते हैं, मैच द कॉलम इसका देखते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर आपको दिख रहा है। संप्रभु क्या होता है, जिससे फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार जिसके पास होता है। गणतंत्र क्या है,
शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है। बंधुत्व क्या है? लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष सरकार किसी धर्म के निर्देश के अनुसार काम नहीं करेगी। ठीक है ना। तो यहाँ भी देख लेंगे, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। इसका बी जोड़ना है, बी का 3 जोड़ना है, सी का 4 जोड़ना है और सेकुलर का ए जोड़ना है। 7वें पे आते हैं। कुछ दिन पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको एक पत्र लिखा है। वहाँ अनेक राजनीतिक पार्टियाँ, 2 पॉइंट्स हैं, इसमें ध्यान देना है। पहला पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। वहाँ अनेक राजनीतिक पार्टियाँ राजा के शासन का विरोध कर रही थी। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में संशोधन करके संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित की जाए या उसकी मांग कर रही थी। इस पर अपनी राय देना है। समझ आ गया? यानी ए फ्रेंड फ्रॉम नेपाल इज रिटन योर ए लेटर डिस्क्राइब द पॉलिटिकल सिचुएशन देयर। पहला यहाँ से शुरू होगा। मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर opting the rule of the king. Some of them say that the existing constitution given by the monarch can be amendment to allow more power elected representative. और जो सेकेंड ग्रुप है वो कहते हैं आर डिमांडिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू राइट ए रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। रिप्लाई टू योर फ्रेंड गिवन ऑप्शन। तो इसमें सेकंड ऑप्शन देखिए बेस्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में किसी भी तरह संशोधन करके आप उतने पावर नहीं दे सकते, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज़ द बेस्ट। तो चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। मेरी राय में दूसरा विकल्प सबसे अच्छा है। छोटे संशोधन करने से पूरी शक्ति प्रतिनिधित्व के हाथ में नहीं जाती है। यह निर्वाचित प्रतिनिधि पर कुल जिम्मेदारी नहीं बनाता है कि अगले वर्ष क्या होगा, इसलिए एक नया और अच्छा मसौदा तैयार करना सही विकल्प होगा। इन माई ओपिनियन सेकेंड ऑप्शंस इज बेस्ट। मेकिंग स्मॉल अमेंडमेंट्स डज नॉट शिफ्ट होल पावर इन हैंड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। दिस डज नॉट मेक टोटल responsibility on the elected representative. What will happen in the next year? So a new and well drafting constitutions is right choice. 8 में आते हैं। क्वेश्चन 8 है, भारत के लोकतंत्र के स्वरूप के विकास में प्रमुख कारण के बारे में कुछ अलग अलग विचार दिए गए हैं। इन विचारों about what made India a democracy. How much importance would you give to each of these factors? ओके, देखिए यहाँ पर आते हैं, इसको देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है उसका उत्तर भी दिया है, ऑप्शन भी देगा और उसका उत्तर भी देगा, दोनों चीज़ें होंगी। ठीक है, तो पहला देखते हैं। अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। यानी डेमोक्रेसी इन इंडिया इज़ ए गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। आई रिसीव ट्रेनिंग टू वर्क विथ रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस अंडर द ब्रिटिश रूल। तो इसका देखिए क्या है, हमारे अनुसार क्या है। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे देश के प्रमुख मूल्यों के रूप में लोकतंत्र का चयन किया गया था, जिसने हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा। हाँ, भारतीय परिषद अधिनियम के साथ भारतीयों ने परिषद में भाग लेना शुरू कर दिया था, इसलिए उनके अनुभवों ने स्वतंत्र भारत के विधायी संस्थाओं का मार्ग प्रशस्त किया। ओके ना। तो डेमोक्रेसी वाज चूजन द prime value of our nations during the freedom struggle that we fought against the British. Yes, with the Indian Council Act, Indian started participating in the council, and hence their experience paved the
कहते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। फ्रीडम स्ट्रगल चैलेंज द कॉलोनियल एक्सप्लॉनेशन एंड डेनियल ऑफ डिफरेंट फ्रीडम टू इंडियंस। फ्री इंडिया कुड नॉट बी एनीथिंग अबाउट डेमोक्रेटिक। तो स्वतंत्रता संघर्ष ने औपनिवेशिक शोषण को चुनौती दी, लेकिन इसने लोकतंत्र के लिए काम किया। आम सहमत से कानून बनाया और किसी पर कुछ नहीं थोपा गया। यानी फ्रीडम स्ट्रगल डिड चैलेंज द कॉलोनियल explanations, but it work for democracy by making law with consequence and not imposing anything on anyone। सी नंबर पे आते हैं। हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। वी वेयर लकी टू हैव लीडर हु हैड डेमोक्रेटिक convictions, the denial of democracy in several other newly independent countries show the important role of these leader। यानी हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने सत्याग्रह, इसमें देखें लीडर जो थे उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह और अहिंसा जैसे औजारों के साथ रक्तहीन संघर्ष किया। भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किए गए और भारत को वह स्वतंत्रता दी जिसके वो हकदार थे। आवर फ्रीडम स्ट्रगल fought a bloodless struggle with tools like ये क्या है, इंडिया ऑफ द क्यूचेस ऑफ ब्रिटिशर्स एंड गिवन इंडियन द फ्रीडम दे डिजर्व। अब आते हैं 9 क्वेश्चन पर। 1912 में प्रकाशित विवाहित महिला का एक अवतरण है, आचरण प्रस्तुत किया गया है। ईश्वर ने औरजात को शारीरिक और भावात्मक दोनों ही तरह से ज़्यादा नाजुक बनाया है। उन्हें आत्मरक्षा के भी योग्य नहीं बनाया है, इसलिए ईश्वर ने भी उन्हें जीवन भर पुरुषों के संरक्षण में रहने का भाग्य दिया, कभी पिता तो कभी पति कभी पुत्र। इसलिए महिलाओं को निराश होने की जगह इस बात से अनुग्रहित होना चाहिए कि वह अपने आप को पुरुषों की सेवा में समर्पित कर सकती हैं। क्या इस अनुच्छेद में वक्तव्य मूल्य संविधान के दर्शन मेल खाते हैं? ये संवैधानिक मूल्य के खिलाफ हैं? तो यहाँ भी देख लें, रीड द फॉलोइंग, ये क्वेश्चंस है, आप देख लेंगे बुक में आपके क्वेश्चन 9 नंबर पर दिया है। इस क्वेश्चन को आप लोग वहाँ से देख लेंगे, एक्सरसाइज है इसका। आंसर पे आते हैं। उपर्युक्त पैरा में वक्तव्य मूल्य हमारे संविधान में निहित मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, ठीक है ना, यानी ये सही नहीं है। हमारा संविधान लिंग, जाति, जन्म स्थान, धर्म की परवाह किए बिना अपने प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार देता है। हमारे अधिनियमों में विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिए गए हैं। द वैल्यू, ठीक ना, द वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन द एबव मेंटियोनेड पारा डू नॉट रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑन ड्राइंग आवर gender, caste, sex, place of birth and religions. Women are given equal rights as men in our constitutions through various acts। 10 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उससे आप सहमत हैं, अगर हैं तो कारण लिखना है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए कॉन्स्टिट्यूशंस, गिव रीजन्स व्हाई ईच ऑफ दिस इज ट्रू और नॉट ट्रू। तो पहला देखिए, संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। द अथॉरिटी ऑफ द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेम एज दैट ऑफ एनी अदर लॉ। यानी इसमें लिखें तो ये सही नहीं है, क्योंकि संविधान सर्वोच्च कानून है। नॉट ट्रू बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम लॉ। सेकंड देखते हैं। सेकंड है, संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों का गठन किस तरह होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स
ऑफ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्मेड, ये सच है, ट्रू है, यानी जैसा कि संविधान में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की भूमिका और उनकी शक्तियां तय की गई हैं, तो ट्रू यहाँ लिखेंगे, ट्रू एज द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइडेड इन द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी रोल एंड पावर। सी नंबर पे आते हैं, नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप से है। नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख, राइट ऑफ सिटीजन एंड लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी ट्रू है, सही है, क्योंकि संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार प्रदान करती है। ट्रू एज द कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ, मूल्य से कुछ लेना देना नहीं है। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट इंस्टीट्यूशन नॉट अबाउट वैल्यू, तो ये ठीक नहीं है, सच नहीं है, क्योंकि संविधान उन मूल्यों को मानता है, संविधान उन मूल्यों को मानता है जिन पर सभी संस्था काम करते हैं। मूल्यों के बारे में हमारी प्रस्तावना बताती है कि न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता, ये सभी हमारे प्रम्बिल्स में है। तो नॉट ट्रू, द कॉन्स्टिट्यूशंस होल्ड वैल्यू ऑन विच ऑल इंस्टीट्यूशंस वर्क, आवर प्रम्बिल स्टेट अबाउट वैल्यू जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेंडली एंड इक्वलिटी। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज पूरा होता है। आपको एक्सरसाइज पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।